एक महिला फूलों की दुकान पर आती है और एक गमले में लगा फूल उठाती है। उसे देखते ही दुकान पर मौजूद लड़की तुरंत उठकर उसका स्वागत करने आती है। दोनों की बस एक दूसरे से नजरें मिलती हैं और उसी पल दोनों के दिल में एक ही बात आती है, गया काम तमाम। कुछ मुलाकातें ऐसी ही होती हैं, सिर्फ एक पल की नजरें मिलती हैं और दिल में एहसास पैदा हो जाता है। महिला कहती है कि उसे ऐसा पौधा चाहिए जिसे ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत न पड़े, क्योंकि उसे अक्सर काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ता है और उसके पास पौधे की देखभाल करने के लिए ज़्यादा समय नहीं होता। ये सुनते ही कोल थोड़ा नाराज हो जाता है। वह सोचता है कि जब तुम पौधे की देखभाल नहीं कर सकती तो इसे खरीद ही क्यों रही हो, ऐसे तो तुम इसे मार डालोगी। इसलिए कोल वह पौधा बेचने से ही मना कर देता है। उसकी बातों का इशारा कुछ ऐसा था कि अगर तुम्हारे पास किसी पौधे की देखभाल करने का समय नहीं है तो शायद तुम्हें प्यार करने का भी समय नहीं होगा। अभी प्यार शुरू भी नहीं हुआ था और दोनों के बीच बहस जैसी स्थिति बन गई। तभी फूलों की दुकान का मालिक बाहर आता है और माहौल संभालने की कोशिश करता है। वह कहता है कि कोल थोड़ा ज्यादा ही प्यार में डूबा हुआ इंसान है, इसलिए उसकी बातों का बुरा मत मानना। सेडी अभी कुछ कह भी नहीं पाती कि कोल उसके लिए एक कैक्टस लेकर आ जाता है। सेडी के वहां से चले जाने के बाद कोल को एहसास होता है कि उसने शायद बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर दी है। तभी उसे अपनी गलती समझ आती है और वह तुरंत सेडी के पीछे पार्किंग तक पहुंच जाता है। सेडी को रोककर कोल आखिरकार अपने दिल की बात कह देता है। वह उससे माफ़ी मांगता है और अपनी गलती स्वीकार करता है। किसी ऐसे इंसान की नज़रों में पहली नज़र का प्यार बन जाना जो खुद आपके लिए पहली नज़र में प्यार बन चुका हो, इससे खूबसूरत चीज़ और क्या हो सकती है। इसके बाद दोनों साथ में कॉफ़ी पीते हैं और टहलते हुए लाइब्रेरी पहुंचते हैं। वहां दोनों अपनी पसंद की किताबों और साहित्य के बारे में बातें करते हैं। कोल बताता है कि वह किसान है और अपने पिता के साथ खेत संभालने में मदद करता है। खाली समय में वह कभी कभी लिखता है और फिल्में देखता है। लेकिन कोल के अंदर अभी भी एक बच्चे जैसी मासूमियत है। जब वह एक लंबी सीढ़ी देखता है तो तुरंत सेडी से मुकाबला करने लगता है कि दोनों में से कौन पहले ऊपर पहुंचता है। लेकिन नतीजा थोड़ा शर्मनाक होता है, क्योंकि सेडी उसे बिल्कुल भी मौका नहीं देती। इसके बाद दोनों एक आर्ट गैलरी में जाते हैं। वहाँ की कलाकृतियाँ अच्छी थीं या नहीं ये कहना मुश्किल है, लेकिन इतना जरूर पता था कि दोनों को एक दूसरे की खूबसूरती सबसे ज़्यादा पसंद आ रही थी। धीरे धीरे दिन खत्म होने लगता है, लेकिन दोनों में से कोई भी एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहता। इस बार सेडी खुद कोल को आगे चलने के लिए कहती है। दोनों बार में जाकर जिंदगी की मस्ती का आनंद लेते हैं और फिर समुद्र किनारे एक दूसरे के साथ खूबसूरत पल बिताते हैं। उन्होंने क्या बातें की ये ज़्यादा मायने नहीं रखता। मायने सिर्फ इतना रखता है कि उस समय आपके सामने वही इंसान हो जिसे आप अपने सामने देखना चाहते हैं। दोनों एक दूसरे से एक सेकंड के लिए भी अलग नहीं होना चाहते थे और इसी तरह पूरी रात साथ बिताते हुए सुबह हो जाती है। आखिरकार कोल सेडी को उसके घर छोड़ने जाता है। दोनों के चेहरे पर अपने आप एक ऐसी मुस्कान आ जाती है जिसमें पिछली रात की सारी यादें छिपी होती हैं। एक दिन और एक रात साथ बिताने के बाद अब दोनों के लिए एक दूसरे के बिना बिताया हर पल बहुत लंबा लगने लगता है। सेडी घर के अंदर चली जाती है और कोल काफी देर तक दरवाजे के बाहर खड़ा रहता है। फिर वह सोचता है कि जब यहाँ तक आ ही गया हूँ तो दरवाजा खटखटाने में क्या हर्ज है। उधर घर के अंदर सेडी भी अपने दिल से लड़ रही होती है। इसके बाद क्या हुआ ये बताने की जरूरत शायद नहीं है। आखिर प्यार सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि कामों से भी साबित होता है। इस खूबसूरत मुलाकात की यादों के साथ कोल वापस अपने फार्म पर पहुँचता है। जैसे ही वह घर में आता है उसके माता पिता तुरंत समझ जाते हैं कि लड़का आज कुछ ज्यादा ही खुश नजर आ रहा है। कोल भी बिना किसी झिझक के बता देता है कि उसे अपनी जिंदगी की सच्ची साथी मिल गई है। उसकी बहन ये सुनकर आंखें घुमाती है और फिर कोल का फोन उठा लेती है। फोन देखते ही पता चलता है कि उसने स्क्रीन पर भी सेडी के साथ अपनी एक करीबी तस्वीर लगा रखी है। कोल ऊपर से तो ऐसा दिखाने की कोशिश करता है जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन असल में उसने सेडी को कितने मैसेज भेजे हैं ये सिर्फ वही जानता है। उसने कई लंबे लंबे मैसेज भेज दिए थे, लेकिन सामने से एक भी जवाब नहीं आया था। अब कोल सोच में पड़ जाता है कि कहीं सेडी को उसके मैसेज मिले ही नहीं या फिर वह जानबूझकर उसे नज़रअंदाज कर रही है। उसका दिमाग इतना उलझ जाता है कि वह काम पर भी ध्यान नहीं दे पाता। आखिरकार एक फ़ोन आता है और कोल खुशी खुशी फ़ोन उठाता है, लेकिन दूसरी तरफ कोई लोन बेचने वाला आदमी होता है। पूरा परिवार अब समझ चुका था कि कोल का दिल कहीं और अटका हुआ है और वह प्यार में बुरी तरह फंस चुका है। तभी कोल को अचानक कुछ याद आता है और वह भागकर घर के अंदर जाता है। दरअसल जिस दिन उसकी सेडी के साथ डेट हुई थी उस दिन कोल अपना अस्थमा वाला इन्हेलर सेडी के बैग में भूल गया था। उस इन्हेलर में एक लोकेशन ट्रैकर लगा हुआ था। कोल जब उसकी लोकेशन देखता है तो वह हैरान रह जाता है। लोकेशन लंदन की होती है। कोल ने जिंदगी में कभी विदेश यात्रा नहीं की थी, इसलिए वह कुछ समझ नहीं पाता, लेकिन उसकी माँ काफ़ी समझदार होती है।
वह कहती है कि वह चाहे जहाँ भी हो, अगर तुम उससे प्यार करते हो तो जाकर उसे ढूंढ लो। शायद यह उसके लिए एक खूबसूरत सरप्राइज भी बन जाए। बस फिर क्या था, कोल अपना सूटकेस उठाता है और लंदन पहुंच जाता है। वह सेडी के लिए प्यार से एक कैक्टस भी लेकर जाता है, लेकिन जब वह लोकेशन पर पहुंचता है तो वहां सेडी का कोई नामो निशान नहीं होता। उसकी जगह वहां 3 हटे कट्टे आदमी मौजूद होते हैं। अगले ही पल कोल को पकड़ लिया जाता है। जब कोल की आंख खुलती है तो वह खुद को एक अजीब से पत्थर की गुफा में पाता है, जहां खतरनाक जानवर भी मौजूद होते हैं। उसके सामने खड़ा आदमी कोल को बिल्कुल नहीं जानता और कोल भी उसे नहीं पहचानता। असल में इन लोगों को लगता है कि कोल कोई आम आदमी नहीं, बल्कि टैक्समैन नाम के एक जासूस का एजेंट है। वे लोग उससे एक जैविक हथियार का पासवर्ड जानना चाहते हैं। ये सब सुनकर कोल के होश उड़ जाते हैं। वह सोचता है, ये टैक्समैन कौन है, कौन सा पासवर्ड? मैं तो अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढने आया हूँ, मरने नहीं। क्या लंदन में गर्लफ्रेंड ढूंढना भी कोई अपराध है? लेकिन कोल का इतना हैरान होना ही उन लोगों को और यकीन दिला देता है कि वह सचमुच एक खतरनाक जासूस है और बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहा है। अब वे उसकी जमकर पिटाई करने लगते हैं। कुछ देर बाद एक दाढ़ी वाला आदमी एक खतरनाक हथियारे ततैया को बाहर निकालता है और कहता है कि या तो पासवर्ड बताओ या फिर इसका डंक सहो। तभी अचानक सेडी वहां पहुंचकर कोल की जान बचा लेती है। कोल को पता था कि सेडी के काम की वजह से उसे अक्सर बाहर जाना पड़ता है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वह काम के लिए लोगों को मारने भी जाती है। सेडी के पास कोल से बातें करने का समय नहीं था। वह उसे एक बंदूक देती है और दोनों वहां से निकलने के लिए लड़ाई शुरू कर देते हैं, क्योंकि गलतफहमी दूर करने के लिए सबसे पहले जिंदा बचना जरूरी था। गनीमत ये थी कि वहां मौजूद गुंडे ज्यादा ताकतवर नहीं थे। सेडी एक हाथ में बंदूक और दूसरे तरफ कोल जैसे अनाड़ी इंसान को संभालते हुए भी आसानी से दुश्मनों को खत्म कर रही थी। और सबसे मजेदार बात यह थी कि वह दुश्मनों को मारते हुए भी कोल से बहस कर रही थी। आखिरकार दोनों वहां से निकलकर गुफा के बाहर आते हैं, लेकिन बाहर का नज़ारा देखकर कोल के होश उड़ जाते हैं। वह सोचता है कि वह तो अपनी गर्लफ्रेंड को लंदन में ढूंढने आया था, लेकिन अब पता नहीं कैसे पाकिस्तान के किसी सुनसान इलाके में पहुंच गया है। कोल की यह मासूमियत देखकर सेडी भी परेशान हो जाती है और उसे अपने साथ लेकर जाने लगती है। लेकिन दोनों अभी कार तक पहुंचे भी नहीं थे कि पीछा कर रहे दुश्मन वहां पहुंच जाते हैं और उनकी कार को गोलियों से छलनी कर देते हैं। दोनों किसी तरह कार से निकलकर पहाड़ी से नीचे फिसलते हुए पहुंचते हैं। ऊपर से दुश्मन लगातार गोलियां चला रहे होते हैं। सेडी कोल से कहती है कि वह बस कुछ गोलियां चलाकर दुश्मनों का ध्यान भटकाए। उधर सेडी सड़क पर एक बस रोक लेती है। जैसे ही कोल बस में चढ़ता है, दुश्मन उनके बिल्कुल करीब पहुंच जाते हैं। अब कार को पीछे करने का भी समय नहीं था। सेडी तुरंत गियर बदलती है और पूरी रफ्तार से कार को आगे बढ़ा देती है। ये सब देखकर कोल के होश उड़ जाते हैं। वह कहता है कि सिर्फ एक डेट पर गया था और लगभग अपनी जान गंवा बैठा। सेडी भी बेबस होकर कहती है कि उसे क्या पता था कि यह आदमी प्यार में पड़कर सीधे लंदन चला आएगा। लेकिन एक तरफ जान बचाने की कोशिश करना, दूसरी तरफ दुश्मनों को मारना और साथ साथ गर्लफ्रेंड से बहस करना, ये डेट वाकई बहुत अलग थी। सेडी की ड्राइविंग इतनी खतरनाक होती है कि कोल एक झटके में कार से बाहर जा गिरता है। इसके बाद वह दुश्मनों को पीछे छोड़ते हुए कार को तेजी से भगाती है। कोल कार की छत पर चढ़ जाता है और सोचता है कि वह नीचे कुछ फेंककर दुश्मनों को रोक देगा, लेकिन उसका ये प्लान बिल्कुल काम नहीं करता। उल्टा एक दुश्मन उसकी कार पर ही चढ़ जाता है। कोल उसे पीछे से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी लड़ाई की हालत देखकर ऐसा लगता है जैसे वह खुद मरने की तैयारी कर रहा हो। गनीमत थी कि सेडी की ड्राइविंग लाइसेंस खरीदी हुई नहीं थी, बल्कि उसने बाकायदा टेस्ट पास करके हासिल की थी। सेडी अपनी जबरदस्त ड्राइविंग से एक एक करके सभी दुश्मनों का रास्ता साफ कर देती है। कार के अंदर घुसा एक आदमी कोल को कमजोर समझकर उस पर हमला करने लगता है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि कोल के पास प्यार से दिया हुआ वही कैक्टस मौजूद है। कोल उस कैक्टस से उसके चेहरे पर हमला कर देता है और फिर उसे कार से बाहर धक्का दे देता है। तभी सेडी खतरे में पड़ जाती है। कोल बिना सोचे उसकी मदद के लिए आगे आता है और दोनों मिलकर दुश्मन को बाहर फेंक देते हैं। इसके बाद दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। आखिर में कोल भी बंदूक उठाता है और किसी तरह आखिरी दुश्मन को खत्म कर देता है। दोनों सुरक्षित इलाके में पहुंचते हैं, लेकिन उनकी कार भी अब जवाब दे देती है। कोल के लिए यह प्यार का पहला अनुभव था और शायद जिंदगी भर याद रहने वाला भी। उधर गुफा में मौजूद गैंगस्टर का बॉस अपने आदमियों की हालत देखकर आग बबूला हो जाता है। वह ऐलान करता है कि जो भी कोल को जिंदा पकड़ कर लाएगा उसे $10 लाख का इनाम दिया जाएगा। असल में ये बॉस भी सिर्फ एक बिचौलिया था। अगर उसे पासवर्ड नहीं मिला तो उसके ऊपर वाले लोग उसकी जान ले लेंगे, इसलिए उसे हर हाल में अपना काम पूरा करना था। इस बीच सेडी कोल को अपने पुराने बॉयफ्रेंड के पास लेकर जाती है। दोनों ने पहले भी साथ में कई मिशन पूरे किए थे। ये सुनते ही कोल के दिल को फिर से जोर का झटका लगता है। प्यार में बुरी तरह घायल कोल का शरीर भी जख्मी था और उसका दिल भी।
लेकिन सेडी के लिए अभी प्यार से ज़्यादा जरूरी उसका मिशन था। उसे जैविक हथियार वापस हासिल करना था, इसलिए वह अपने पुराने बॉयफ्रेंड से कहती है कि पहले कोल को वापस उसके देश पहुंचा दे। वह आदमी कोल से कहता है कि अगर तुम सेडी के साथ प्यार में पड़कर जिंदा बच गए तो समझो तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है। तभी अचानक एक गोली चलती है और एक और आदमी सामने आ जाता है। कोल मजाक में सिर्फ मदद के लिए बुलाता है, लेकिन यहाँ तो सचमुच लोग पहुँच जाते हैं। वह आदमी तस्वीर देखकर पहचान लेता है कि कोल वही व्यक्ति है जिसे वे ढूंढ रहे हैं। वह दोनों को अपने साथ ले जाने लगता है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि यह कैसी किडनैपिंग है जहां दोनों लोग बिल्कुल भी डरे हुए नहीं हैं और उल्टा आपस में प्यार भरी बहस कर रहे हैं। वह खुद को एक प्रोफेशनल बाउंटी हंटर बताता है और दोनों से कहता है कि उसका थोड़ा सम्मान किया जाए, लेकिन शीकिंग यहीं खत्म नहीं होती। एक और आदमी उनके पीछे पहुंच जाता है। उसके हाथ में बंदूक होती है, लेकिन सामने बैठे दोनों सिर्फ एक दूसरे से प्यार और बहस में लगे हुए हैं। वह आदमी उनकी प्रेम कहानी सुनने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं रखता। उसे बस दोनों को गैंगस्टर के पास पहुंचाकर अपना $10 लाख का इनाम चाहिए था, लेकिन उसे क्या पता था कि सेडी का पुराना इतिहास काफी लंबा है। एक आदमी दोनों को एक खतरनाक उपकरण से बांध देता है। उनके शरीर पर धातु के इलेक्ट्रोड लगा दिए जाते हैं। अगर उन्होंने उसकी बात नहीं मानी तो वह एक अंगूठी घुमाकर उनके शरीर में तेज बिजली का झटका भेज सकता था। इन सभी बाउंटी हंटर्स ने जिंदगी में बहुत से लोगों को पकड़ा था, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन वे खुद इस तरह फंस जाएंगे। आखिरकार हालात ऐसे बन जाते हैं कि एक बाउंटी हंटर की कार दूसरे को ही टक्कर मार देती है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच कोल और सेडी मौका देखकर उनके हथियार और इलेक्ट्रिक डिवाइस अपने कब्जे में ले लेते हैं। इसके बाद वे उनसे डिलीवरी की जगह भी पता कर लेते हैं। अब कोल को एक कैदी की तरह गैंगस्टर के सामने पहुंचाया जाता है। सेडी का असली मिशन जैविक हथियार वापस लेना था। अब अगर कोल को गैंगस्टर के हवाले करके $10 लाख मिल जाएं और साथ ही जैविक हथियार भी मिल जाए तो इससे अच्छा मौका और क्या हो सकता था। लेकिन बेचारा कोल इस पूरे खेल में बुरी तरह फंस चुका था। गैंगस्टर का बॉस उसे पासवर्ड बताने के बदले जान बचाने का मौका देता है। असल में असली टैक्समैन सेडी ही थी, लेकिन उसे खुद भी पासवर्ड नहीं पता था। जिस व्यक्ति को पासवर्ड मालूम था वह पहले ही मर चुका था, इसलिए अब वे कोल से किसी भी तरह पासवर्ड निकलवाना चाहते थे। सभी लोग विमान में बैठकर अपने बेस की तरफ जा रहे होते हैं। कोल लगातार चुप रहता है, इसलिए उन्हें लगता है कि यातना देकर ही उसके मुंह से पासवर्ड निकलवाया जा सकता है। लेकिन तभी उसका बैग चेक करते समय एक आदमी को उसके फ़ोन की स्क्रीन पर सेडी के साथ उसकी तस्वीर दिखाई देती है। वह फ़ोन लेकर दोनों के सामने बैठ जाता है। अब सेडी समझ जाती है कि उनकी असली पहचान शायद सामने आ चुकी है। वह तुरंत कहानी बनाती है और कहती है कि पासवर्ड उसके पास है। इसके बाद वह एक छोटी सी बोतल निकालकर उनके सामने रख देती है। वे लोग थोड़े हैरान होते हैं, लेकिन संख्या में ज़्यादा होने की वजह से उस पर भरोसा कर लेते हैं। इन दिनों की लगातार लड़ाइयों और खतरनाक परिस्थितियों की वजह से कोल की लड़ने की क्षमता भी काफ़ी बढ़ चुकी थी। लेकिन तभी सेडी को एक आदमी चाकू मार देता है। ये देखकर कोल का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। दोनों में झगड़ा हो सकता है, बहस हो सकती है, लेकिन कोई उसकी गर्लफ्रेंड को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जो आदमी उसकी सेडी को चाकू मारेगा उससे कोल जरूर लड़ेगा। अब दोनों मिलकर दुश्मनों से भिड़ जाते हैं। कुछ दुश्मनों को हराने के बाद अचानक विमान में एक और समस्या खड़ी हो जाती है। सेडी को एहसास होता है कि अब उनके पास सिर्फ एक पैराशूट है। वह कोल को कहती है कि जैविक हथियार लेकर विमान से कूद जाओ। इसका मतलब साफ था कि शायद सेडी खुद पीछे रहकर अपनी जान कुर्बान करने वाली थी। लेकिन दोनों के बीच चाहे कितनी भी लड़ाई हुई हो, इस समय कोल उसे छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं था। आखिरकार सेडी बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो उसके घाव पर पट्टी बंधी होती है और जैविक हथियार भी कोल वापस हासिल कर चुका होता है। अब भला ऐसी हालत में कोई लड़की अपने प्रेमी से नाराज कैसे रह सकती थी। रात को दोनों आग के पास बैठकर अपने दिल की बातें करते हैं। इतने दिनों की भागदौड़, लड़ाई और मौत से बचने के बाद आखिरकार दोनों को थोड़ा प्यार करने का मौका मिलता है। अगली सुबह कोल समुद्र किनारे लकड़ियां इकट्ठा कर रहा होता है और सेडी उसे देखकर बेहद खुश नजर आती है। लेकिन ये खुशी ज़्यादा देर नहीं टिकती। गैंगस्टर के लोग उनके ठिकाने तक पहुंच जाते हैं और उन पर गोलियां बरसाने लगते हैं। इस बार सेडी को भी खुद को बचाने का मौका नहीं मिलता। तभी समुद्र से 3 तेज नावें वहां पहुंचती हैं। दरअसल ये लोग सेडी और कोल को बचाने आए नौसैनिक थे। अब उनकी जान बचना तय था, लेकिन समस्या ये थी कि उनके कैंप में रखा जैविक हथियार गायब हो चुका था। इतने दिनों की भागदौड़ और लड़ाई के बाद ऐसा लगता है जैसे दोनों अपनी हनीमून यात्रा पर निकले थे। बस फर्क इतना था कि उनका हनीमून बेहद खतरनाक और जानलेवा था। इसके बाद दोनों को CIA के मुख्यालय ले जाया जाता है। प्रोटोकॉल के अनुसार ये जांचना जरूरी था कि कोल दुश्मन का जासूस तो नहीं है।
लेकिन झूठ पकड़ने वाली मशीन के सामने कोल सच साबित होता है। वह कोई जासूस नहीं था, वह सिर्फ प्यार में पागल एक सीधा सादा आदमी था। यहाँ तक कि इतनी गंभीर परिस्थिति में भी वह सेडी से बहस करने से पीछे नहीं हटता। जांच के बाद सेडी को उसके अधिकारियों के सामने बुलाया जाता है। मिशन असफल हो चुका था और जैविक हथियार भी वापस नहीं मिल पाया था, इसलिए सेडी को अस्थायी रूप से सस्पेंड कर दिया जाता है। इसी बीच कोल को एक टैबलेट पर एक अजीब सा पौधा दिखाई देता है। वह बताता है कि इस तरह के पौधे का इस्तेमाल कभी प्राचीन एज़टेक लोग अपने धार्मिक अनुष्ठानों में किया करते थे, और जिस जैविक हथियार को हासिल करने के लिए इतनी मारकाट हो रही थी उसका नाम भी एज़टेक था। ये पौधा सेडी के मृत सहकर्मी के घर में भी मौजूद था। भले ही पासवर्ड जानने वाला व्यक्ति मर चुका था, लेकिन कोल को पूरा विश्वास था कि पासवर्ड इसी पौधे के जेनेटिक सीक्वेंस से जुड़ा हुआ है। जल्द ही गैंगस्टरों को एक खरीदारी का प्रस्ताव मिलता है जिसमें पासवर्ड का कुछ हिस्सा भी दिया गया था। जब उन्होंने उसे टेस्ट किया तो पता चला कि वह सही था। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह कोई जाल है या सच में डील, लेकिन उनके ऊपर बैठे लोगों का धैर्य भी खत्म हो रहा था, इसलिए उन्हें किसी भी हालत में ये सौदा करना ही था। एक तय जगह पर कोल अकेला मिलने पहुंचता है। बाहर 3 CIA एजेंट उसकी मदद के लिए मौजूद होते हैं, लेकिन कोल के बैठते ही बाहर मौजूद तीनों एजेंटों को मार दिया जाता है। अब गैंगस्टर अपने असली खरीदार के साथ अंदर पहुंचता है। अगर कोल आखिरी पासवर्ड बता देता तो उसे पैसे मिल जाते और यह पूरा मामला खत्म हो जाता, लेकिन अब कोल पूरी तरह अकेला था। पासवर्ड बताए तो भी मौत और नहीं बताए तो भी मौत। CIA की योजना थी कि जैसे ही सभी अपराधी वहां पहुंचेंगे उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन अब कोल को सिर्फ समय बर्बाद करके किसी तरह दूसरी टीम के आने तक जिंदा रहना था। दुश्मन की बंदूक जब उसकी कमर पर रख दी जाती है तो कोल के पास कोई रास्ता नहीं बचता। तभी अचानक सेडी एक खूबसूरत बैंगनी ड्रेस पहनकर वहां पहुंचती है। उसके अधिकारियों ने उसे मिशन में शामिल होने से मना किया था, लेकिन उन्होंने यह नहीं कहा था कि वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ डेट पर नहीं जा सकती। सेडी इस बार पासवर्ड लेकर आई थी, लेकिन वह सीधे गैंगस्टर को पासवर्ड देने के बजाय असली खरीदार से सीधा सौदा करना चाहती थी। वह कहती है कि अगर उसे आधी कीमत दी जाए तो वह पासवर्ड दे देगी। खरीदार को यह सौदा मंजूर हो जाता है। सेडी USB डिवाइस निकालती है और उसे सिस्टम में लगा देती है। कुछ ही मिनटों में हथियार वाला बॉक्स अपने आप खुल जाता है। खरीदार भी अपनी डील पूरी होने पर खुश होता है, लेकिन गैंगस्टर के लिए यह बहुत बड़ा झटका था। उसे लगता है कि उसके हाथ से पूरा सौदा निकल गया, लेकिन सेडी पहले से ही सब कुछ प्लान कर चुकी थी। वह उस पैसे को खुद रखने वाली नहीं थी, बल्कि उस रकम को उसने गैंगस्टर के खिलाफ इनाम में बदल दिया था। अब लक्ष्य था गैंगस्टर का बॉस। तभी एक बंदूक लेकर एक वेटर वहां पहुंचता है। अगले ही पल पूरा रेस्टोरेंट गोलियों की आवाज से गूंज उठता है। सभी आम लोग जान बचाकर बाहर भाग जाते हैं। अब अंदर सिर्फ खरीदार, गैंगस्टर, बाउंटी हंटर्स और सेडी कोल बचे होते हैं, जो जैविक हथियार को अपने कब्जे में लेना चाहते हैं। दोनों इस तरह गोलियां चलाते हुए लड़ रहे होते हैं कि देखने वाले को लगे जैसे वे किसी शादी की रस्म की रिहर्सल कर रहे हों। आखिरकार लड़ाई आमने सामने की जंग में बदल जाती है। दोनों एक घूमने वाले रेस्टोरेंट के हिस्से में पहुंचते हैं। दुश्मन एक गोली चलाकर रेस्टोरेंट के कंट्रोल सिस्टम को नुकसान पहुंचा देता है। अब पूरी इमारत तेजी से घूमने लगती है। सेडी को इस दौरान अपने एक पुराने बॉयफ्रेंड का भी सामना करना पड़ता है, लेकिन इस समय पुराने रिश्तों पर बात करने का बिल्कुल सही समय नहीं था। सेडी उसकी बातें सुनने के बजाय लगातार उस पर गोलियां चलाती रहती है। उधर कोल को एक ताकतवर आदमी बुरी तरह पीट रहा होता है। कोल के पास अब कोई विशेष ताकत नहीं थी, इसलिए वह पूरी तरह अपनी किस्मत और अपनी प्रवृत्ति के भरोसे लड़ रहा था। ऊपर घूमता हुआ रेस्टोरेंट और भी तेजी से घूमने लगता है। इसी दौरान असली खरीदार भी मारा जाता है। बाकी बाउंटी हंटर या तो मारे जाते हैं या भागने की कोशिश करते हैं। अगर रेस्टोरेंट इसी तरह घूमता रहा तो पूरी इमारत टूट सकती थी। एक दुश्मन कोल का सिर पकड़कर उसे खत्म करने की कोशिश करता है, लेकिन कोल सही समय पर मौका देखकर पलटवार करता है और उसे मार गिराता है। अब ऊपर सिर्फ सेडी और गैंगस्टर का बॉस बचे होते हैं।